नहीं 2 मिनट नहीं हुए। हाँ भाई सेकेंड ईयर जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सभी लोग ज्वाइन हो गए ना दोबारा से, गुड। देखें यहाँ पर हमने क्या किया था, अपनी ये सेल्स जो थी, ठीक है, जो क्लीवेज हो रही थी बाद में, ठीक है, क्लीवेज होने के बाद में हमने उनको क्या किया, रोपड़ की प्रक्रिया अपने तय। तो यहाँ पर प्रति रोपड़ हमने किसमें किया, सरोगेट मदर में किया। और सरोगेट मदर जो थी वो कितनी थी, 13 थी, ठीक है। 13 में से सिर्फ और सिर्फ एक ही भेड़ जो थी वो प्रेग्नेंट होती है, और उसने 148 डेज के बाद, 148 दिन के बाद डॉली को जन्म दिया था। क्लियर? किसी को परेशानी है यहाँ तक तो पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में डाल सकता है अपनी बात को, वरना फिर आगे चलते हैं। देखें पहली बात तो अब क्या होती है, अच्छा ये सब तो क्लियर है ना, मैं यहाँ से रफ कर दूं क्योंकि भाई जरूरत पड़ेगी अब। हाँ क्लियर है ना? चल अब जनरली होता क्या है सेकेंड ईयर, डॉली के जन्म के बाद कुछ टाइम तक साइंटिस्ट ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। किसी को बताने से मतलब ना तो न्यूज़पेपर में खबर निकलवाई, ना ही किसी न्यूज़ में ये बात बताई, ना ही किसी जर्नल में बताई, किसी मैगजीन में बताई। भाई मैगजीन इनमें कोई नॉर्मल मैगजीन नहीं होती है, इनमें जो मैगजीन होती है उनको हम जर्नल के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो साइंटिस्ट की होती है। जैसे कोई भी पीएचडी स्कॉलर है जो पीएचडी करते हैं, वो अपने काम को कहाँ पब्लिश कराएंगे, वो नॉर्मल मेरी सहेली टाइप मैगजीन में नहीं करवा सकते, उनके लिए जर्नल्स होते हैं जिसमें सिर्फ साइंटिस्ट लोग ही होते हैं जो उसमें अपने पब्लिश कराते हैं अपने काम को। तो उसमें क्या करते हैं, उन्होंने साइंटिस्ट ने इसके बारे में कहीं भी नहीं बताया था, ठीक है, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इसका व्यवहार कैसा है, इस शीप का, इस डॉली का व्यवहार कैसा है। तो इस उसमें क्या था, जब उन्हें लगा कि हाँ ये नॉर्मल है, थोड़े से टाइम तक आराम सर्वाइव भी कर पाई है, 1-2 सप्ताह, उसके बाद में 1-2 सप्ताह के बाद में उन्होंने इस बात को रिवील कर दिया, मतलब बाद में बता दिया कि हाँ भाई इस तरीके से हमने क्लोनिंग की प्रोसेस की है, और इस तरह से 2 अलग अलग स्पीशीज से हमने ये सेल्स ली थी, जिसकी वजह से हमें जो मिला है ये व्हाइट शीप जो डॉली है, सॉरी, ये कैसी थी, ये थी आपकी वेल्श माउंटेन शीप के जैसी। वेल्श पहाड़ी भेड़ जो है वो कैसी होती है, सफेद मुंह वाली होती है, ठीक है, कैसी होती है वो, सफेद मुंह वाली होती है। तो इस तरीके से हमें जो डॉली मिली है वो हमें सफेद मुंह वाली मिली है, जबकि सरोगेट मदर भी हमारी कैसी थी, काले मुंह वाली थी, और जो स्कॉटिश भेड़ थी वो भी हमारे काले मुंह वाली थी। लेकिन हमें जो मिली है वो सफेद मुंह वाली मिली है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो था वो किसका था, वो सफेद मुंह वाली ही भेड़ का था। ये इन्होंने अपनी पूरी बात जो है वो बाद में बता दी। अच्छा, जैसे ही ये खबर मार्केट में आती है कि सिर्फ क्लोनिंग कर ली है भाई साइंटिस्ट ने, तो बहुत सारे नेता और ये सब लोग जो मानवाधिकार की बात करते हैं जनरली, ये खड़े हो गए कि ये बताएं ऐसे कैसे आप बना सकते हैं किसी का भी क्लोन, क्लोनिंग करेंगे तो भाई आप तो इंसानों की बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या 1 से 2 हो जाएंगे क्या स्त्री इंसान? नहीं, आप बहुत गलत कर रहे हो, आपने ये भेड़ बना दी, कि कोई बोलता है आपने ये भेड़ बनाई है, पता नहीं इसका व्यवहार कैसा है, ऐसा तो नहीं है कि ये बहुत ज्यादा भाई आक्रामक हो, ऐसा तो नहीं है किसी को मार दे, या ऐसा तो नहीं है किसी भाई हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है। तो बहुत सारे सवाल थे लोगों के मन में, और इस तरह के कुछ नेताओं के मन में जो इस तरह का इशू बनाने में जो रहते हैं, भाई कोई भी अच्छा काम होता है जनरली तो लैग पुलिंग पहले होने लगती है ना। तो बस लैग पुलिंग वाले लोग आ चुके थे, उन्होंने अपने बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो इसके सामने रख दिए कि भाई आपने जो भेड़ बनाई है ये अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नेचुरल बिल्कुल नहीं है ये, भाई आपने तो अपनी तरफ से वैसे ही बना दी है, नॉर्मल थोड़ी होगी ये भेड़। तो अब इन सब चीजों को प्रूव करने के लिए स्टार्टिंग में तो साइंटिस्ट ने कुछ नहीं किया, लेकिन उनके पास एक जरिया था इस चीज को प्रूव करने के लिए कि भाई हमारी जो भेड़ है वो एक नॉर्मल है। वो तरीका क्या था, उन्होंने क्या किया ये जो डॉली थी, ठीक है, उन्होंने मेटिंग कराई थी एक
व्हाट हैपेंड? हाँ, तो उन्होंने मीटिंग कराई थी एक वेल्श माउंटेन रैम के साथ, ठीक है। रैम मतलब अगर हिंदी में बताएं तो रैम होता है मेढ़ा, ठीक है। तो डॉली जो होती है वो भेड़ थी, डॉली शीप है, वहीं पर जो मेल पर्सन होते हैं मैं उनको हम रैम बोलते हैं। तो रैम के साथ जो इसका नाम था वो था डेविड, ठीक है। तो जब डेविड के साथ डॉली की मीटिंग कराई गई, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है आगे, तो इसने डॉली ने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे का नाम रखा था बोनी, ठीक है। उसका नाम रखा था बोनी, जो कि एक रैम था। क्या था? वो भी एक रैम था। तो जैसे ही इसका जन्म होता है बोनी का, वैसे ही साइंटिस्ट ने बोला कि देखिए हमने एक नॉर्मल, हमने रैम जो है डेविड जो है वो तो हमने नहीं बनाया, वो तो नेचुरल है, वो तो नॉर्मल है। लेकिन जब इन दोनों ने जब मेटिंग की थी तो जो बोनी है वो भी एक रैम है, और रैम होने की वजह से ये एक नॉर्मल है। आपकी जो डॉली जो हमने क्लोन करी है डॉली, वो एक नॉर्मली अपनी जिंदगी जी सकती है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उन्होंने इसी तरीके से दिया था कि देखिए इसने बोनी को जन्म दिया है और एक नॉर्मल तरीके से जन्म दिया है, और उसका व्यवहार भी और एक नॉर्मल शीप की तरह से ही है, तो इसलिए क्लोनिंग के प्रोसेस कोई गलत नहीं है। इस तरह से साइंटिस्ट अपने धीरे धीरे और सवालों के जवाब दे रहे थे सभी को। अच्छा, इसमें होता क्या है फिर कि जो बोनी के जन्म के बाद डेविड और डॉली ने और भी बच्चों को जन्म दिया था, जिसमें 3 बच्चे और जन्म दिए थे, जिसमें से 2 मेल थे और 1 फीमेल, ठीक है। जिनमें से 2 तो मेल थे, 2 नर थे और एक मादा बच्चे को जन्म दिया था डॉली ने, ठीक। लेकिन हुआ क्या, 6 साल के बाद, 6 साल के बाद इस डॉली की मृत्यु हो गई, ठीक है। 6 साल के बाद ही डॉली की मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही जो पहले से थे एक्टिविस्ट वो फिर से खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि देखा, हम पहले बोल रहे थे ये डॉली अच्छी नहीं है, आप लोगों ने खामा ये क्लोनिंग व्लोनिंग कर दी है। 6 साल में ये देखो मर गई, जबकि जो नॉर्मल शीप होती है वो कम से कम आपकी 12-13 साल तो जीती है, मगर आपकी तो देखो नॉर्मली 6 साल में मर गई। तो इस चीज का जवाब जो था वो साइंटिस्ट ने ये कहकर दिया था कि देखिए जो हमारी, ध्यान दीजिएगा क्लास, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी याद दिलाया था कि जब हमारी डॉली जो जन्म के समय थी, जब इसका जन्म हुआ था डॉली का, ठीक है, तो ये जन्म के ही समय ये 6 साल की थी। जब इसका जन्म हुआ था उसी दौरान ये 6 साल की थी। तो सबने पूछा कैसे भाई, जन्म के समय तो कोई नहीं होता, कोई तो एक दिन का भी नहीं होता, कुछ तब से स्टार्ट मानते हैं हम, जब से उसका जन्म होता है तब से स्टार्टिंग मानी जाती है, आप कैसे बोल रहे हो कि जन्म के समय ये 6 साल की थी। तो साइंटिस्ट ने याद दिलाया कि हमने जो स्कॉट वो भेड़ ली थी, वेल्श माउंटेन भेड़, वो 6 साल की से ली थी। हमने जो स्तन ग्रंथियां ली थी, 277 ग्रंथियां जो थी, वो सेल्स जो थी वो 6 साल की शीप से ली गई थी। तो जब इसका जन्म हुआ था ये उसी दौरान 6 साल की थी, फिर 6 साल इसने और जी लिए तो टोटल 12 साल हुए। तो ये इसकी नेचुरल डेथ है, ये उसकी वैसे डेथ नहीं है कि बहुत जल्दी अपनी एज से पहले डेथ हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जन्म के समय पर ही 6 साल की थी, 6 साल ये और जी लिए तो बस 12 साल कंप्लीट थे इसके। तो धीरे धीरे लोगों को विश्वास होने लगा कि हाँ भाई ये एक नॉर्मल भेड़ है, इससे किसी को कोई खतरा नहीं था, बहुत नॉर्मली इसने अपनी जिंदगी जी थी। 6 साल तक इसने कोई ना तो आक्रमण किया किसी पर भी, मतलब एक नॉर्मल जैसी भेड़ होती है उसी तरीके से इसने अपनी जिंदगी जी थी। क्लियर है यहाँ तक? किसी को परेशानी है तो पूछिए। सेकेंड ईयर, किसी को इस चीज से रिलेटेड परेशानी है तो पूछ सकता है, अपने कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। एक्चुअली से मुझे दिख नहीं रहा, अभी चैटिंग का मैम आएंगे वो बताएंगे, ठीक है। अपने कमेंट्स डाल दीजिए, जवाब देंगे उनका। चलें आगे चलते हैं फिर हम।
हाँ भाई। अच्छा, जैसे ही इसके बारे में पता चला लोगों को, डॉली के बारे में, ठीक है, और देशों में भी खबर पहुंची, तो धीरे धीरे और देशों की तरफ से भी खबरें आने लगी कि देखिए कि हाँ, हमने भी इस तरह से क्लोनिंग की प्रोसेस हम कर रहे हैं, हमने भी इस तरीके से क्लोनिंग के प्रोसेस में हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। इस टाइप से और खबरें भी आने लगी। 2 हफ्ते के बाद जब डॉली का जन्म हुआ, जब इसके बारे में लोगों तक बात पहुंची, उसी के कुछ 2 हफ्ते के ही बाद में अमेरिका के साइंटिस्ट ने, कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट ने क्या बोला कि हाँ, हमने भी क्लोनिंग के मेथड से 2 वानरों को जन्म दिया है। किसको जन्म दिया है? 2 वानरों को जन्म दिया है, जिसमें से एक का नाम था नेति और दूसरे का नाम था दित्तो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नाम के वानर थे, एक था नेति, दूसरा था दित्तो। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि देखिए हमने भी इस तरह से किया है। मैम 13 सरोगेट मदर ही क्यों ली हैं? अच्छा देखो बेटा, इसलिए ली जाती हैं क्योंकि देखो जब हम इम्प्लांट करते हैं ना, अगर आईवीएफ की प्रोसीजर होती है ना, आईवीएफ तो जानते हैं आप, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, जो निसंतान दंपति होते हैं, मतलब जो जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वो इस प्रोसीजर के थ्रू क्या करते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, आईवीएफ के थ्रू। उसमें क्या होता है कि जब फीमेल में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, जब प्रतिरोपण किया जाता है उसके गर्भाशय में भ्रूण, तो उसमें भी एक नहीं करते हैं, कम से कम 2 से 3 किए जाते हैं, क्योंकि अगर एक करेंगे ना तो ये जरूरी नहीं है कि ये सरवाइव कर जाए। इसके लिए जरूरी होता है कम से कम, अगर हमने 3 किए हैं तो 2 भ्रूण मर जाते हैं, तो कम से कम एक तो बचे, है ना, तो इसीलिए ज्यादा किया जाता है। अब हम अगर चाहते तो हमारे पास कितनी थी, तुम्हारा सवाल था कि मैम हमने 13 ही क्यों ली? हाँ बिल्कुल सही है, चलो हमारे पास 29 सेल्स थी, हम चाहते तो हम सिर्फ और सिर्फ कितनी, इसका हाफ कितना होता है, 28 का 14 हो रहा है हाफ, है ना, 28 हम मानकर देखें तो उसका हाफ कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। तो कम से कम एक शीप में 2 तो कराओगे, 2 सेल्स की तो उसमें वो करवाओगे कि नहीं करवाओगे इम्प्लांट? क्योंकि भाई अगर एक में एक करवाओगे तो जरूरी नहीं है कि भाई वो सरवाइव करे ही करे आगे, है ना, तो सेल बीच में डैमेज हो सकती है, इसीलिए हमेशा 2 से 3 सेल कराई जाती हैं। तो इसीलिए हम उन्होंने कितनी ली, उन्होंने 13 ली थी, कि 13 में किसी में 2 किसी में 3 कर दिए थे उन्होंने सेल्स का इम्प्लांटेशन। ठीक है, फिर भी देखो 13 में से भी सिर्फ और सिर्फ एक ही शीप थी जो क्या हुई थी, प्रेग्नेंट हुई थी, क्योंकि भाई उन्होंने 3 की थी, 3 भी सोचो नहीं हो पाए, जरूरी थोड़ा ना होता है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस बहुत इजी नहीं होती है बेटा, सारी के सारी प्रोसेसर फॉलो अप करने के बाद भी सेल्स आगे ग्रो करती ही नहीं है। क्लियर हुआ सौरभ? सौरभ ओके, है ना, तो इसलिए ज्यादा कराई जाती है, हमेशा एक में नहीं करवाई जाती, वो सरवाइव नहीं कर सकता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक में एक करे और फिर भी सरवाइव कर जाए, बहुत कम। तो चले हम अपने वानरों पर पहुंचते हैं फिर से। तो इन साइंटिस्ट ने ये बात बोली थी, वैज्ञानिकों ने, कि हमने भी 2 वानरों को क्लोनिंग के द्वारा ये पैदा करवाया है, एक का नाम है नेति, एक का नाम है दित्तो। तो नेति जो थी, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने कहा नेति, ठीक है, नेति से मतलब है यहाँ पर जो नेति से मतलब था वो था न्यूक्लियर एम्ब्रियो ट्रांसफर इन्फेंट, ठीक है, न्यूक्लियर एम्ब्रियो ट्रांसफर इन्फेंट, एक ऐसा इन्फेंट जो किससे पैदा हुआ था, वो न्यूक्लियर ट्रांसफर की प्रोसेस से पैदा हुआ था, ठीक है, न्यूक्लियर एम्ब्रियो ट्रांसफर की प्रोसेस से पैदा होने वाला एक ऐसा नवजात।
इसीलिए उसको हम किस नाम से जानते हैं, नेति के नाम से जानते हैं। तो ये नेति नाम एक वानर का था, 1 मार्क में आ सकता है। नेति क्या था, चूहा, बंदर, खरगोश, बिल्ली, कुछ भी हो सकते हैं 4 आपके पास ऑप्शंस। तो आपको पता होना चाहिए नेति है क्या। डॉली के बारे में सबको पता होता है, डॉली के बारे में कभी इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आता है कि डॉली क्या है, सबको पता है डॉली जो होती है वो शीप होती है, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हुआ। यहाँ पर आपका जो टॉपिक था क्लोनिंग बाय न्यूक्लियर ट्रांसफर क्लियर हो चुका है। अब भाई देखिए, अलग अलग देशों में, जरूरी तो नहीं है ना, जैसे हम आज के टाइम की हम बात करें तो कोरोना से लड़ने के लिए जो तैयारियां चल रही है कई देशों में एक साथ चल रही हैं, दवाइयां बनाने की, जो वैक्सीन बनाने की प्रोसेस चल रही है सभी देशों में एक साथ चल रही है। देखते हैं पेटेंट किसके नाम आएगा, है ना। पेटेंट उसी का होता है जो सबसे पहले बता देता है ना। तो डॉली के बारे में सबसे पहले पता चला था, इसीलिए उसके बारे में सभी जानते हैं, क्योंकि उससे पहले जो भी क्लोनिंग होती थी, क्लोनिंग पहले भी होती थी, ऐसा नहीं था डॉली के होने से पहले सिर्फ क्लोनिंग नहीं होती थी, क्लोनिंग होती थी, लेकिन वो क्लोनिंग जो थी वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए बेस्ड थी, सिर्फ और सिर्फ जीन बेस्ड थी, है ना। तो बताया था उससे पहले जीन क्लोनिंग के बारे में, जिसमें हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर पीसीआर के थ्रू करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर न्यूक्लियर एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में पता चला। नेति क्लियर। चलें अब एक काम करते हैं, टाइम लगता है थोड़ा कम बचा है, हमारा एक टॉपिक और रह गया है, उसे भी क्लियर कर लेते हैं, हमारा क्लोनिंग आज कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को याद हो थोड़ी देर पहले मैंने एक और नाम लिखा था, समझ नहीं आएगा अब, ठीक है, थेरेपेटिक क्लोनिंग, ठीक है। इसका मतलब होता है चिकित्सीय क्लोनिंग। हाँ भाई, चिकित्सीय क्लोनिंग के बारे में चलो थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। आप लोगों ने जनरली सुना होगा, जैसे अभी जो है थेरेपेटिक क्लोनिंग के बारे में, चिकित्सीय क्लोनिंग के बारे में अभी साइंटिस्ट जांच कर रहे हैं, और थोड़ी जांच जो है वो भी बाकी भी है और बहुत सारी हो भी चुकी है। जैसे किसी अगर व्यक्ति का लंग खराब हो जाता है, लंग, किडनी, हार्ट, कोई भी अगर कोई अंग, कोई भी एक ऐसा ऑर्गन खराब हो जाता है, तो क्या करता है वो किसी एक डोनर पर, किसी एक दाता पर डिपेंडेंट हो जाता है। उसको किसी दाता की जरूरत होती है ना, किसी डोनर की जरूरत होती है जो उसको वो ऑर्गन जो है वो दे सके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट है वो क्या चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से हम इस अंग का ही क्लोन बना लें। भाई क्लोनिंग की प्रोसेस है तो हम चाहते हैं क्लोनिंग की प्रोसेस जो है वो इसमें नहीं हो सकती है क्या, कॉपी जो है हम इसकी क्यों नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं हम इसे क्लोनिंग। तो अब इसी सब चीज़ों पर क्या चल रही है, रिसर्च चल रही है, काफ़ी हद तक मिल भी चुकी है। अब सक्सेस मिलने के लिए या इसका क्लोनिंग की हम बात करें किसी अंग के, तो करते क्या है कि किसी भी साइंटिस्ट को करने के लिए, अगर आपको याद हो मैंने पहले क्लोनिंग बताई है, क्लोनिंग नहीं, इम्यूनोलॉजी में हमेशा बताया जाता है आप लोगों को कि इम्यूनोलॉजी में आपको एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल के बारे में बताया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टेम सेल्स की। अपने साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं अगर जिस भी व्यक्ति का कोई अंग खराब है, अगर हमें उनका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मिल जाए, ठीक है, तो हम उनका एज इट इज क्या कर सकते हैं, उनके लंग की या किसी भी ऑर्गन की क्लोनिंग कर सकते हैं हम। लेकिन क्लोनिंग के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, स्टेम सेल की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्यों। तो मैं बता दूं, स्टेम सेल्स जो होती हैं वो होती हैं आपकी प्लूरिपोटेंट सेल्स, जो जिसमें आगे जाकर प्रीकर्सर सेल्स बनती हैं, पूर्ववर्ती कोशिकाएं बनती हैं। ये पूर्ववर्ती कोशिकाएं जो होती हैं वो अपनी ही कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। लेकिन स्टेम सेल्स, अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो होती हैं उसमें क्या रहता है, ये प्लूरिपोटेंट होती हैं, मतलब टोटिपोटेंट होने की वजह से ये किसी भी उसका निर्माण कर सकती हैं। अगर हमें ये कोशिकाएं मिल जाएं किसी भी प्रकार से,
तो हम उस अंग का निर्माण कर लेंगे। और इन कोशिकाओं को प्राप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो जरिया होता है वो होता है प्लीसेंटा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अपरा। ठीक है, आप लोगों ने जनरली सुना भी होगा कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो उसकी जो प्लीसेंटा होती है डॉक्टर उसको काट के फेंक देते हैं। ठीक, मतलब कहने की बात ये है उसको नहीं देते, पेशेंट को कभी नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि पहली बात, अगर पेशेंट को दे भी दिया जाए, सपोज कीजिए कोई बहुत रईस आदमी है लाइक अंबानी टाइप, वो लोग अपने बच्चे की प्लीसेंटा को सेव करके चलते हैं। सेव करने से मतलब है इनके भी आज के टाइम में बैंक्स होने लगे, जैसे पैसों के बैंक्स होते हैं, तो हॉस्पिटल्स में इनके भी बैंक होने लगे, जहाँ पर जो बहुत अमीर इंसान है वो इजीली अपने बच्चे का प्लीसेंटा वहाँ पर रखवा सकता है। क्यों? एक्चुअली करते इसलिए हैं कि अगर भविष्य में इस बच्चे का, जिसका ये प्लीसेंटा है, भविष्य में इसको कोई गलत लत लग जाती है, जैसे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, और इस वजह से उनका कोई भी अंग खराब हो जाए, चाहे किडनी, उसका लंग, चाहे उसके कोई अदर ऑर्गन पार्ट, तो उस केस में वो बैंक से जाकर प्लीसेंटा निकालेंगे। प्लीसेंटा में क्या होगा? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होंगी, और उससे वो उस अंग का निर्माण कर लेंगे, और उस अंग की क्या बना लेंगे? क्लोनिंग बना लेंगे, हूबहू कॉपी बना लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें फिर वहां पर किसी भी दाता की, किसी भी डोनर की जरूरत नहीं रहेगी। राइट? क्या हमें किसी दाता की जरूरत होगी वहां पर? नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास तो वो एज इट इज आ ही जाएगा। तो अब साइंटिस्ट जो है वो इस फील्ड पे काम कर रहे हैं। जनरली होता क्या है, पहले के जो डॉक्टर्स थे वो ऐसे फेंक देते थे, आजकल के बोल देते हैं कि हम लोगों ने फेंक दी, या कुछ और बहाना बना देते हैं अपने मरीजों से, लेकिन वो फेंकते नहीं है। आज के टाइम में इसका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़े स्केल पर इसका कमर्शियल वे में वो होता है, बाहर दूसरे देशों में जाती है इन सब रिसर्चेस के लिए भी, और बहुत कुछ चीज़ों का निर्माण के लिए। ठीक है, तो सेकेंड ईयर यहाँ पर आपका जो टॉपिक है क्लोनिंग, वो फिनिश होता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की मीटिंग में बस इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। मैम कट कर दीजिए।